ऑडियो चेक चेक एक बार सिर्फ वेट करते हैं. लेट्स स्टार्ट. वर्चुअल स्टूडेंट्स एक बार ऑडियो वीडियो प्लीज चेक कर लो ना. ऑडियो चेक चेक. इट्स गुड. चलो ठीक है. Okay, all clear. So, very good morning to all of you all. Good morning to all my virtual students also. Okay. I think audio video is all clear. So, जैसे हमने शुरुआत की थी त्रिशूल बैच की, वही पैटर्न को हम कंटिन्यू करते हैं और फॉलो करते हैं. कल जो भी कुछ हमने किया था उसका सुपर क्विक रिवीजन करते हैं एंड देन टुडे वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम सेक्शन नंबर 62. कल अगर आपको याद होगा सबसे पहले हमने शुरुआत की थी विद सेक्शन नंबर 45 एंड सेक्शन नंबर 46. 45 जो है वो कहता है हर एक शेयर का होता है अपना डिस्टिंक्टिव नंबर. हर एक शेयर का होता है अपना डिस्टिंक्टिव नंबर. डिस्टिंक्टिव नंबर इसलिए दिया जाता है सो दैट इट्स इजी फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस. और हर एक शेयर पे अगर कंपनी के पास कॉमन सील है तो कॉमन सील अफिक्स किया जाता है. बट कॉमन सील इज नॉट मैंडेटरी दीज डेज, इट इज ऑप्शनल. तो अगर आपकी कंपनी के पास कॉमन सील नहीं है तो ऐसे केस में माय डियर फ्रेंड्स यस इट विल बी साइंड बाय 2 डायरेक्टर्स. बट अगर कंपनी के पास कंपनी सेक्रेटरी है तो कंपनी सेक्रेटरी अलोंग विथ अ डायरेक्टर विल बी साइनिंग द शेयर सर्टिफिकेट. ओके, अलोंग विथ दैट 46 जो है वो शेयर सर्टिफिकेट के बारे में ही बात कर रहा है, जो कहता है कि हर एक कंपनी जो फिजिकली शेयर्स इशू करती है ऑब्वियसली उन्हीं को 46 अट्रैक्ट होने वाला है. उनको क्या करना पड़ता है, अपने मेंबर्स को इशू करना पड़ता है एक शेयर सर्टिफिकेट. अ शेयर सर्टिफिकेट इज अ प्राइमा फेसी एविडेंस ऑफ द ओनर ऑफ द शेयर्स एंड द अमाउंट पेड अप ऑन द शेयर्स. तो जिसका नाम उस सर्टिफिकेट पे लिखा है उसी पर्सन को माना जाएगा प्राइमरीली एज द ओनर ऑफ द शेयर्स. और जो अमाउंट लिखा है कि पेड अप अमाउंट इतना है, फेस वैल्यू इतना है, तो ये जो पेड अप अमाउंट है ना वो अमाउंट एक्चुअली मेंबर ने दिया है और कंपनी ने रिसीव किया है. ओके, ये शेयर सर्टिफिकेट ऑल्सो हैज टू बी इशूड अंडर द कॉमन सील ऑफ द कंपनी. Or if the company does not have a common seal, it will be signed by 2 directors. And if the company has a company secretary along with a director. Next, सेक्शन 47 बात कर रहा था वोटिंग राइट्स के बारे में. ठीक है, वोटिंग राइट्स के बारे में वर्चुअल स्टूडेंट्स मैं चाहती हूं आप लोग भी जवाब दो. बॉयज यू ऑल हैव टू बी अ लिटिल मोर एक्टिव. आई कैन सी ओनली द गर्ल्स हु आर आंसरिंग इवन इन द चैट बॉक्स टुडे ऑल्सो. चलो सुनो मेरी बात. वोटिंग पावर जो है, वोटिंग पावर जो है जनरली दिया जाता है टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स. बट अब अगर आपका वोटिंग है बाय शो ऑफ हैंड्स, 1 मेंबर 1 वोट, अगर पोल है तो 1 शेयर 1 वोट. जनरल रूल कहता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर नॉट एंटाइटल्ड टू वोट. अरे बट वो लॉ ही क्या लॉ है जिसके कोई एक्सेप्शंस ना हो. तो कोई एक्सेप्शनल केसेस है जहां पे इवन द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर अलाउड टू वोट. पहला केस जहां पे ये रेजोल्यूशन के वजह से प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की राइट्स डायरेक्टली अफेक्ट हो रही है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स विल बी एंटाइटल्ड टू वोट. यू आर पासिंग अ रेजोल्यूशन फॉर द रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल. You are passing a resolution for the winding up of the company. और एक लास्ट केस है, आपके प्रेफरेंस शेयर्स आर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिविडेंड हैज नॉट बीन पेड फॉर 2 or more years. तब इक्विटी शेयर होल्डर्स के साथ साथ इवन द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स विल बी अलाउड टू वोट. यस और नो गाइस? सेक्शन 48 वेरिएशन ऑफ द शेयर होल्डर्स राइट. क्या आप शेयर होल्डर्स के राइट को वेरिएट कर सकते हो? अरे कर सकते हो या नहीं? हाँ या ना में तो जवाब दो.
यस कर सकते हैं। तो इसी का प्रोसीजर जो है वो बताया गया है अंडर सेक्शन नंबर 48। दो चीजें हैं, या तो आप मीटिंग कंडक्ट करके एसआर पास करो, या तो आप इन राइटिंग नॉट लेस देन 3/4 ऑफ द मेंबर्स का कंसेंट ले लीजिए फॉर द वेरिएशन ऑफ द शेयर होल्डर्स राइट। ऑफकोर्स ये चीज करने के लिए यू नीड टू हैव द पावर्स इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। अब देखो, अगर कुछ मेंबर्स है जो डिसेंटिंग मेंबर्स है, कैन दे मेक एन एप्लीकेशन टू द ट्रिब्यूनल? और ये डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स एक या दो बंदे नहीं हो सकते, कम से कम इतने लोग होने चाहिए जो होल्ड करते हैं एटलीस्ट 1/10, मतलब 10%, 1/10 मतलब ही 10% ऑफ द कैपिटल। दे कैन मेक एन एप्लीकेशन टू द NCLT विद इन अ पीरियड ऑफ 21 days। ट्रिब्यूनल डिसीजन लेगा, जो भी डिसीजन ट्रिब्यूनल ने लिया है इट इज बाइंडिंग ऑन द शेयर होल्डर्स, इट कैन नॉट बी चैलेंज्ड बाय द शेयर होल्डर्स। और जो भी आपको ट्रिब्यूनल का ऑर्डर आया है, कंपनी को ट्रिब्यूनल का ऑर्डर आरओसी के पास करना पड़ता है फाइल। यस और नो गाइस? सो दैट वाज अबाउट सेक्शन नंबर 48। हमारा 49 से लेकर 55 तो ऑलरेडी परसों के दिन ही हो चुका था और कल हमने उसका सुपर क्विक रिवीजन भी किया था। अब हम लोग आ रहे हैं सेक्शन नंबर 56 पे, ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। आप लोग बताओ, ट्रांसफर और ट्रांसमिशन, अच्छा ठीक है, हाँ वो जो आप ट्रिब्यूनल के पास ट्रिब्यूनल का ऑर्डर फाइल करते हो आरओसी के पास, वो आपको 30 दिन के अंदर फाइल करना पड़ता है। अर्जुन तुम क्लास में फिर भी वहां पे चैट में लिख रहे हो विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days, लड़के नहीं लिख रहे इसलिए बाकी के उनको कवर अप करने के लिए ठीक है, कोई बात नहीं, चलो आ जाइए। मैं कहां पे थी? मैं थी सेक्शन नंबर 56। ट्रांसफर और ट्रांसमिशन दोनों सेम है या अलग अलग है? व्हाट इज वॉलंटरी? ट्रांसफर। एंड व्हाट इज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ? ट्रांसमिशन। सेल एंड परचेज हैपेंस इन केस ऑफ अ ट्रांसफर। डेथ, इंसॉल्वेंसी और इंसैनिटी में जो होता है दैट इज नोन एज ट्रांसमिशन। SH4 जो है वो कहां इस्तेमाल होता है, ट्रांसफर में या ट्रांसमिशन में? ट्रांसफर में। SH4 किस बारे में बात कर रहा है? शेयर ट्रांसफर डीड या फॉर्म, जो भी आपको बोलना है, दैट इज SH4 इज यूज्ड व्हेनेवर देयर इज अ ट्रांसफर। ट्रांसमिशन के केस में SH4 को सबमिट करना जरूरी नहीं है। अरे हाँ या ना? हमने प्रोसीजर भी देखा था। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है सेक्शन नंबर 58 की। पहले तो जैसे ही आप ट्रांसफर या ट्रांसमिशन के लिए कंपनी को अप्लाई करते हैं, कंपनी को ट्रांसफर या ट्रांसमिशन रजिस्टर करना होता है विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days। और अगर कंपनी ने ये नहीं किया देन द कंपनी हैज टू सेंड अ नोटिस ऑफ रिफ्यूजल टू बोथ ट्रांसफरर as well as transferee stating the reason why it did not get the transfer registered। हाँ या ना? अब अगर आपको लगता है जो कारण कंपनी ने दिया है वो जेन्युइन नहीं है, वो ठीक नहीं है, वो ग्राउंड ही नहीं है रिफ्यूजल के लिए, कैन द ट्रांसफरी मेक एन एप्लीकेशन टू द NCLT? यस, ही कैन मेक एन अपील टू द NCLT, दैट इज द ट्रिब्यूनल। अब देखो, ट्रिब्यूनल आपकी बातों को सुनेगी और जो भी डिसीजन होगा कंपनी को ट्रिब्यूनल का डिसीजन कंप्लाई करना होगा विद इन अ पीरियड ऑफ 10 days। बट नाउ द क्वेश्चन इज, ट्रांसफरी जो अपील लेके गया है ना ट्रिब्यूनल के पास, कितने दिनों में वो जा सकता है? बताओ कितने दिनों में जा सकता है? 30, 60, 60, 90। नोटिस मिली है, नोटिस नहीं मिली है, प्राइवेट पब्लिक, प्राइवेट पब्लिक। तो डिपेंडिंग अपॉन इंस्टीट्यूट ने सवाल क्या पूछा है, आपको बहुत अलर्ट रहना होगा। कंपनी के नाम से आपको पता करना होगा कंपनी प्राइवेट कंपनी है या कंपनी पब्लिक कंपनी है, और फिर फैक्ट से आपको समझना होगा नोटिस मिली है या नोटिस नहीं मिली है। उसके हिसाब से आप डिसाइड करोगे ट्रांसफरी 30, 60 या 60 या 90 days के विद इन में जाएगा टू द ट्रिब्यूनल। दैट इज सेक्शन नंबर 58। 59 कह रहा था कंपनी ने आपका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में डाल दिया इवन व्हेन यू आर नॉट अ मेंबर, या आपका नाम डालना ओमिट हो गया,
या देयर इज एन अननेसेसरी डिले इन अपडेटिंग द ट्रांसफर और ट्रांसमिशन। तो अब ऐसे केस में क्या आप ट्रिब्यूनल को अप्लाई कर सकते हो फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स? ट्रिब्यूनल आपकी बातें सुनेगा। अगर ट्रिब्यूनल को लग रहा है आपका केस बड़ा ही वाहियात है, कुछ दम नहीं है, वो आपके केस को कर सकता है डिसमिस। और अगर लगे नहीं आपका अपील बहुत जेन्युइन है, ट्रिब्यूनल ने जो भी ऑर्डर फिर फाइनली दिया है, दैट द कंपनी हैज टू कंप्लाई विद इन अ पीरियड ऑफ 10 days। अमर अमर सेक्शन नंबर 60 तो आपके सिलेबस में है नहीं, और 61 बात करा था पावर ऑफ अ लिमिटेड कंपनी टू अल्टर इट्स शेयर कैपिटल। तो आप लोग जानते हो कंपनी जो है 5 केसेस में अपने एमओए का कैपिटल क्लॉज अल्टर करती है। कौन से केसेस में? इंक्रीजिंग द ऑथराइज शेयर कैपिटल, कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स, कंसोलिडेशन, सब डिविजन, कन्वर्जन ऑफ शेयर इनटू स्टॉक और स्टॉक इनटू शेयर्स। बट याद रखना यहां पे जो हम कैंसिलेशन की बात कर रहे हैं, कैंसिलेशन इज नॉट रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। आज के दिन ही हम रिडक्शन के बारे में देखने वाले हैं। सो दे आर 2 डिफरेंट एस्पेक्ट्स। कैंसिल जब आप करते हो ना, उन शेयर्स को करते हो जो कभी अलॉट ही नहीं हुए हैं, जबकि जब हम रिडक्शन की बात कर रहे हैं, ये शेयर्स ऑलरेडी अलॉट हो चुके हैं और उसमें से कुछ कैपिटल जो है हम रिड्यूस कर रहे हैं। या तो वो कैपिटल रिड्यूस कर रहे हैं जो कंपनी ने बुला लिया है, या तो कंपनी के पास क्षमता है बुलाने की, क्योंकि शेयर्स तो अलॉटेड है। अब अगर आप लोग शेयर होल्डर है और शेयर्स पे 6 रुपीज कॉल्ड अप है और 4 रुपीज हम बुला सकते हैं, बट उसको ही हमने रिड्यूस कर दिया, तो शेयर्स तो अलॉटेड है ना, दैट इज रिडक्शन। बट जब हम कैंसिलेशन की बात कर रहे हैं, सपोज कंपनी का ऑथराइज शेयर कैपिटल 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 10 लाख है, इशूड 10 लाख, बट सब्सक्राइब हुआ 9,50,000। तो कितना बुरा लगेगा ना बैलेंस शीट में ऐसा बोलना, ऑथराइज्ड 10 लाख, इशूड 10 लाख, सब्सक्राइब 9,50,000। लोगों का कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा कंपनी में। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हमारे ऑथराइज शेयर कैपिटल को ही 950 कर दे रहे हैं। तो ऑथराइज 950, सब्सक्राइब 950, वो 50,000 के जो शेयर है ना, किसी ने कभी सब्सक्राइब किए ही नहीं है, उसको हम कैंसिल कर रहे हैं। इसलिए यहां पे प्रोसीजर थोड़ा सा सिंपल है एज कंपेयर टू रिडक्शन। रिडक्शन का थोड़ा सा प्रोसीजर ना चैलेंजिंग है, बहुत ऑथोरिटीज का अप्रूवल लेना जरूरी है, और लेना भी चाहिए। एकदम सही किया है लॉ मेकर ने, क्योंकि यहां पे आप उन पैसों से खिलवाड़ कर रहे हो जो ऑलरेडी मेंबर्स के पास से आ चुका है या आने की क्षमता रखता है। यहां पे तो आप लोगों का इंटरेस्ट अफेक्ट हो रहा है ना, सिर्फ आपका ही छोड़ो, क्रेडिटर्स का भी इंटरेस्ट अफेक्ट हो रहा है, क्योंकि अगर हम आपका कैपिटल रिड्यूस कर रहे हैं, क्रेडिटर्स का रीपेमेंट का पावर जो है वो कम हो रहा है। एंड दैट इज व्हाई 66 के प्रोसीजर्स थोड़े से है कॉम्प्लिकेटेड। हाँ या ना? मनीष कुमार का रिजल्ट कल आ रहा है, बहुत डर लग रहा है मैम। अरे मनीष, डर लगना बहुत ऑब्वियस फीलिंग है, मतलब हमारे इंटर के बच्चे बोल रहे हैं डर के आगे जीत है, बट बहुत ऑब्वियस, अगर मैं भी आपकी जगह पे होती तो ऑब्वियसली मैं भी डरती, बट इट इज ओके, इट्स अ फीलिंग दैट इवेंचुअली विल डिसअपियर, सो यू नीड नॉट वरी। इंटर के बच्चे मनीष कुमार को थोड़ा सा प्लीज संभालो। 1 साल पहले आप भी उसकी जगह पे थे, एग्जैक्टली 1 ईयर बैक ना। बट आप लोगों का रिजल्ट कुछ 10 या 11 तारीख को आया था ना, फेब। आपका फाउंडेशन 10 तारीख को आया था ना, 10 फेब को आया था ना। इट्स ओके बेटा, डोंट वरी, डरना जरूरी है, हर्ष कह रहा है। तो आप डर रहे हो तो ये अच्छी बात है कि आप डर रहे हो। चलो जाओ मनीष, मूवी देख के चिल करो, प्रिया दर्शनी कह रही है।
थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। ये हमारे इंटर के बच्चे हैं जो अपना एक्सपर्ट ओपिनियन दे रहे हैं फाउंडेशन के बच्चों को। चलो आ जाइए। कोई बात नहीं, देखो बच्चा, पूरा हिंदुस्तान आपके साथ है, आप टेंशन मत लो। गर्लफ्रेंड से बात कर रहा हूं। चलो अभी आज का एजेंडा मैं आपको बता देती हूँ। चलो सेक्शन नंबर 62, 63, 64, 66 एंड 67, यहां तक हमें सारे सेक्शंस जो है वो करने हैं कंप्लीट। ठीक है, आ जाइए। आई जस्ट कमिंग टू द चार्ट बुक एंड सेक्शन नंबर 62, चार्ट नंबर 4.7, आ जाइए। फर्दर इशू ऑफ शेयर कैपिटल, सेक्शन नंबर 62। सिर्फ ये वन ऑफ द सेक्शंस है जहां मैं चाहती हूं कि सेक्शन के साथ साथ सबसेक्शन और सबसेक्शन के साथ साथ आप क्लॉज नंबर भी याद करें। ठीक है, प्लीज रिमेंबर टू रिमेंबर द सेक्शन नंबर with the subsection number along with the clause number। तो देखो मैं आपको बताना चाहती हूँ, सबसे पहले तो सेक्शन नंबर 62 सबसेक्शन 1 के 3 हिस्से हैं। सेक्शन नंबर 62 सबसेक्शन 1 के 3 हिस्से हैं, क्लॉज ए, क्लॉज बी और क्लॉज सी। क्लॉज ए टॉक्स अबाउट राइट इशू, क्लॉज बी talks about ESOP, employees stock option plan, and clause C it talks about preferential allotment। ये देखो, further issue of share capital। माइक में कुछ तो प्रॉब्लम है क्या? डिस्टर्बेंस हो रहा है बार बार। मैं कुछ नहीं कर रही हूं। Further issue of share capital, section number 62 subsection 1 का clause A talks about right issue, clause B talks about ESOP and clause C talks about preferential allotment। तो सबसे पहली बात तो section number 62 subsection 1 clause A, a right issue। जब कभी भी आपके इक्विटी शेयर्स इशू कर रहे हो, इक्विटी शेयर्स इशू कर रहे हो टू ऑल द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स, तो याद रखना राइट इशू इज अ राइट दैट इज ओनली गिवन टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स। राइट इशू का राइट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को नहीं मिलता। तो आप क्या कर रहे हो यहां पे, सुनो ना मेरी बात, सुनो ना मेरी बात। यहां पर आप आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स को अधिकार दे रहे हो। क्या अधिकार दे रहे हो? कि वो अगर चाहे तो कंपनी के एडिशनल शेयर्स जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आम जनता के पास ना जाते हुए हम पहले क्या कर रहे हैं, हमारे नए शेयर्स जो है वो ऑफर कर रहे हैं टू ऑल आर एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स, ऑब्वियसली इन प्रोपोर्शन टू द पेड अप शेयर कैपिटल। मेरे पास ज्यादा शेयर्स है, ज्यादा राइट का राइट मिलेगा। आपके पास कम शेयर्स है, कम राइट का राइट मिलेगा। से फॉर एग्जाम्पल रेशियो है 5:1, so for every 5 shares I have, I will get the right to subscribe for 1 equity share। okay, आपके पास 500 शेयर्स है, आपके पास कितने राइट शेयर्स खरीदने का ऑप्शन रहेगा? every 5 you have 1, तो 500 के लिए 100 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो you will have the right to subscribe 100 shares of the company। सपोज अर्जुन के पास 1000 शेयर्स है, तो उसको कितना राइट मिलेगा? हर 5 के लिए 1 है, 200। अरे 500 के लिए 100 थे तो 1000 के लिए 200। सिंपल कैलकुलेशन है ना। इतना कॉम्प्लिकेटेड ऐसा देख रहे हो जैसे कि पता नहीं मैंने क्या क्वेश्चन पूछ लिया, E इज इक्वल टू MC स्क्वायर प्रूफ, ऐसा सवाल पूछ लिया है। 500 के लिए अभी तो आपने जवाब दिया 100, 500 का डबल 1000 है तो 100 का भी डबल 200 होगा। अरे हाँ है ना। तो अर्जुन के पास अधिकार है कि वो 200 शेयर्स जो है कंपनी के कर सकता है सब्सक्राइब। सो दिस इज अ राइट दैट इज गिवन टू द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स इन प्रपोर्शन टू द पेड अप शेयर कैपिटल। अर्जुन के पास कंपनी का बहुत कैपिटल है,
तो कंपनी डिसाइड कर रही है सब लोगों को राइट का राइट देंगे अर्जुन के अलावा। ऐसा डिसीजन क्या कंपनी का सही होगा? बोलो ना, ऐसा डिसीजन कंपनी का सही नहीं होगा। अगर आप राइट इशू के लिए जा रहे हो, ये राइट जो है हैज टू बी गिवन टू ऑल इक्विटी शेयर होल्डर्स इररिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ शेयर्स दैट दे आर होल्डिंग। अगर अर्जुन के पास 30% कैपिटल भी है कंपनी का तो भी फर्क नहीं पड़ता, फिर भी इन प्रपोर्शन ऑफ द कैपिटल दैट ही इज हैविंग उसको राइट का राइट मिलेगा। Of course, you will need to pass a special resolution before you are going for a right issue. और ये जो ऑफर है, जो नोटिस के द्वारा आप देते हो आपके एग्जिस्टिंग मेंबर्स को कि हे मेंबर देखो, अब हमने आपको ये राइट दिया है शेयर सब्सक्राइब करने के लिए, ये नोटिस का जो पीरियड है इट शुड नॉट बी लेस देन 15 days or such lesser number of days as may be prescribed, as may be prescribed, as may be prescribed मतलब according to the rules। क्या रूल्स नोटिफाई हुए हैं? जी हाँ। और रूल्स जो है वो कहती है ये जो नोटिस पीरियड है ये हो सकता है फॉर अ मिनिमम ऑफ 7 days, फॉर अ मिनिमम ऑफ 7 days। तो जब मैं आपको नोटिस इशू कर रही हूं, आपके पास अब कम से कम 7 दिन हो गए ये डिसाइड करने के लिए कि मैं क्या करूं, मैं राइट के लिए सब्सक्राइब करूं या मैं राइट के लिए सब्सक्राइब ना करूं। या और एक ऑप्शन है, अगर आप चाहते हो आपके राइट को आप रिनाउंस भी कर सकते हो, इट कैन बी रिनाउंस्ड। सिर्फ और एक चीज है, ये जो 7 days का पीरियड है ना जो मैंने अभी आपको बताया, अगर आपकी कंपनी एक प्राइवेट कंपनी है, कैसी कंपनी है? प्राइवेट कंपनी, और 90% मेंबर्स ने कंसेंट दिया है तो आपका नोटिस पीरियड 7 दिनों से भी कम हो सकता है। आपका जो नोटिस पीरियड है वो 7 दिनों से भी कम हो सकता है। बट दिस प्रिविलेज इज ओनली गिवन इफ योर कंपनी इज अ प्राइवेट कंपनी and 90% of the members are in favor of giving a notice lesser than 7 days। अरे हाँ है ना? तो ऐसे करके आप इशू कर सकते हो इक्विटी शेयर्स to all your existing equity shareholders in proportion of the paid up capital। Yes or no guys? If you do not want to go for a right issue, section number 62 subsection 1 clause B बात करता है एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन के बारे में। बट ऑफ कोर्स अगर आपको एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन के लिए भी जाना है तो भी यू विल नीड टू पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन, यू विल नीड टू पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन। प्रोवाइडेड प्राइवेट कंपनी है जिसने कोई भी डिफॉल्ट नहीं किया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एनुअल रिटर्न्स को फाइल करने के लिए, ईसॉप के वक्त प्राइवेट कंपनी ना ओआर भी पास कर सकती है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से भी बात बन जाएगी। बट चलो आपको ईसॉप के लिए भी नहीं जाना है तो आप फाइनली जा सकते हो सेक्शन नंबर 62 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी जो बात करता है रिलेटिंग टू प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। यहां पे भी आप पास करते हो स्पेशल रेजोल्यूशन। तो अब आप क्या कर रहे हो, यहां पे रजिस्टर्ड वैल्यूअर से आपके शेयर्स का वैल्यूएशन रिपोर्ट निकाल रहे हो। और आप से फॉर एग्जांपल से मैंने गुरुकुल खरीदा, ठीक है, और गुरुकुल खरीदने के बाद अब मुझे हर एक कमरे में बेड्स चाहिए, स्लीपवेल की मैट्रेसेस चाहिए, मुझे ब्लैंकेट्स चाहिए। अब मैं क्या कर रही हूं, मैंने स्लीपवेल से कॉन्ट्रैक्ट कर दिया और एक फर्नीचर की कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि मेरे को 600 बेड्स चाहिए, स्लीपवेल से कॉन्ट्रैक्ट कर दिया मेरे को 600 मैट्रेसेस चाहिए और स्लीपवेल की ही जो ब्लैंकेट्स है 600 ब्लैंकेट्स मुझे चाहिए। अब उन लोगों को मैं कैश ना देते हुए क्या दे सकती हूं, मेरे कंपनी के शेयर्स। अरे बोलो ना, तो अब मैं ये जो शेयर्स दे रही हूं आई कैन make or I can call for a valuer and I can take the valuation report from this registered valuer और जो वैल्यू पे उसने मेरे कंपनी के शेयर्स को वैल्यू किया है उसके हिसाब से प्रोपोर्शनेटली जितना बेड्स का पैसा बनता है, जितना मैट्रेसेस का पैसा बनता है डिवाइडेड बाय द वैल्यू ऑफ द शेयर्स, उतने नंबर ऑफ शेयर्स मैं उस कंपनी को दे दूंगी। So this is also possible after passing a special resolution। यहाँ पे भी तो आपके कंपनी के और शेयर्स
इशू हो रहे हैं ना, इसीलिए ये आ जाता है इन फर्दर इशू ऑफ शेयर्स। सेक्शन नंबर 62 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए राइट इशू के बारे में बात करता है, क्लॉज बी ईसॉप के बारे में बात कर रहा है, और क्लॉज सी प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के बारे में बात करता है। आगे ये दिखा गया है, क्या लिखा गया है कि सेक्शन नंबर 62 सबसेक्शन 2 कहता है डिस्पैच ऑफ नोटिस टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। तो सुनो ना मेरी बात, क्लॉज ए में आपने देखा था कि आप एग्जिस्टिंग मेंबर्स को नोटिस देते हो राइट इशू के लिए। तो ये जो नोटिस आप दे रहे हो, दिस नोटिस यू कैन गिव थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, कुरियर्स, या तो फिर ऐसा कोई भी मोड से आप नोटिस दे सकते हो जहां आपके पास प्रूफ है कि आपने सारे के सारे मेंबर्स को इशू किया है नोटिस। यस और नो गाइस, पक्का 100%? ओके, सो दिस इज अबाउट सेक्शन नंबर 62 सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 3 वॉज एन एक्सेप्शन जो कहता है कि section number 62 shall not apply to the increase of the subscribed capital of a company caused by the exercise of an option attached to the debentures issued or loan raised by the company to convert such debentures or loan into shares. A company can issue convertible debentures. Convertible debentures मतलब समझता है क्या होता है? Such debentures, okay, which are issued as debentures, but they get converted either fully or partially into the equity shares of the company. तो कंपनी के जब debentures shares में convert हो रहे हैं तब सेक्शन 62 अट्रैक्ट नहीं होता है, क्योंकि यहां पे भी तो आपके और shares बन रहे हैं ना। अरे जब आपके debentures shares में convert हो रहे हैं, वर्चुअल बच्चे आप जवाब दे दो, ये लोग तो बहुत थक गए, बोलो आप लोग। आप जब डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं जो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट होते हैं, कुछ समय बाद क्या हमारे डिबेंचर्स इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो गए, मतलब क्या आपके शेयर्स इशू हुए हैं अभी, बट फिर भी हम कह रहे हैं फर्दर इशू में ये क्लॉज अट्रैक्ट नहीं होता है, इसीलिए तो ये एक्सेप्शन में आ गया ना। सेक्शन का हेडिंग क्या है? फर्दर इशू ऑफ शेयर कैपिटल। यहां पे आपका डिबेंचर इक्विटी में कन्वर्ट हुआ है, शेयर्स इशू हुए, नए शेयर्स इशू हुए, ट्रांसफर नहीं हो रहा है, ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है, नए शेयर्स इशू हो रहे हैं डिबेंचर्स के बदले में, बट फिर भी लॉ मेकर कहते हैं आपको 62 को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आपने डिबेंचर्स एक्चुअली इशू किए थे ना, आपने 71 को ऑलरेडी कंप्लाई किया है, डबल कंप्लायंस हो जाएगा। यहाँ पे वी अग्रीड योर डिबेंचर्स आर गेटिंग कन्वर्टेड इनटू शेयर्स, बट क्या है यहाँ पे तो हमने एसआरई बोला है, वो सारी चीजें ऑलरेडी पहले हो चुकी थी, सो दैट्स ओके, यू नीड नॉट पास an SR and you need not follow the provisions given under section number 62. Section number 62 subsection 4 बात करता है conversion of debentures or the loan into shares when such debentures were issued to the government or the loan was taken from the government. यहाँ पे हमने गवर्नमेंट को एक पावर दिया है, सेक्शन नंबर 62 सबसेक्शन 4 में हमने ना गवर्नमेंट को एक पावर दिया है। मैं बताती हूं आपको, ये देखो ये रहा, हमने ना गवर्नमेंट को पावर दिया है। अभी जब हमने डिबेंचर्स इशू किए थे गवर्नमेंट को, इट वॉज इन द फॉर्म ऑफ अ डेट, या तो हमने लोन लिया है गवर्नमेंट से और एक्चुअली वो डेट ही है, प्योर डेट ही है, बट ये सेक्शन कहता है, सेक्शन नंबर 62 सबसेक्शन 4, कि गवर्नमेंट के पास पावर है कि ये डिबेंचर को या ये लोन के अमाउंट को गवर्नमेंट कन्वर्ट कर सकता है इनटू शेयर्स, जबकि हमारे डिबेंचर्स कन्वर्टेबल नहीं थे। दे वर सपोज टू बी बॉर्न एज डिबेंचर्स एंड डाई एज डिबेंचर्स, और लोन तो आप रीपे करते हो, लोन का तो कन्वर्ट होने का सवाल ही नहीं उठता है। तो जब हमने इशू किए थे डिबेंचर्स या जब हमने गवर्नमेंट से लोन लिया था, ऐसा कुछ बात हुआ ही नहीं था कि ये डिबेंचर्स शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। बाद में आउट ऑफ नोवेयर अब गवर्नमेंट ऑर्डर पास कर लेता है कि ये डिबेंचर्स शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, या ये लोन आप रीपे मत करो, उसके बदले में आप हमें दे दीजिए आपके कंपनी के शेयर्स।
आपके कंपनी के शेयर्स। तो गवर्नमेंट के पास ये पावर है, गवर्नमेंट के पास ये चीज करने का पावर है। अगर गवर्नमेंट को लगता है पब्लिक इंटरेस्ट के लिए दिस इज नेसेसरी, okay, so government will always think about the public interest at large, so it's considering it necessary for public interest, so it can direct that these debentures or loan should get converted into the shares of the company according to such terms and such conditions as the government deems fit. बट कंपनी को लग सकता है कि ये ऑर्डर बहुत अनफेयर है उसके लिए, क्योंकि हर एक कंपनी के लिए उसकी इक्विटी बहुत प्यारी होती है, और आप अचानक से पहले हमको लोन देते और बाद में कहते हो नहीं नहीं अब इसको कन्वर्ट कर लो इनटू इक्विटी, ये तो गलत हो गया। तो अगर कंपनी को लग रहा है कि उनके साथ बहुत ही गलत हो रहा है, तो कंपनी कैन मेक एन अपील टू द एनसीएलटी विद इन अ पीरियड ऑफ 60 days फ्रॉम द पासिंग ऑफ द ऑर्डर of the central or the state government, as the case may be। जैसे ही गवर्नमेंट का ऑर्डर पास हुआ 60 days के अंदर हम लोग ट्रिब्यूनल के पास जा सकते हैं विथ एन अपील। फिर जो भी ट्रिब्यूनल ने डिसीजन लिया है विल बी बाइंडिंग ऑन बोथ द कंपनी एज वेल एज द गवर्नमेंट। ये छोटा सा पार्ट है, आपने क्लास में नहीं लिखा था क्या? नोटबुक में लिखा हुआ है क्या? नहीं तो लिख के चिट्ठी चिपका दो आप उधर। छोटा सा पार्ट है, बट कभी कभी इंस्टीट्यूट कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लेती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो कंपनी ने ना लोन ऑब्टेन किया था गवर्नमेंट से, या तो कंपनी ने गवर्नमेंट को इशू किए थे डिबेंचर्स। अब गवर्नमेंट कह रहा है पब्लिक इंटरेस्ट में जरूरी हो गया है कि हम आपके डिबेंचर्स को या लोन को कन्वर्ट कर दे इनटू द शेयर्स ऑफ द कंपनी। तो अगर कंपनी को लग रहा है कि उनके साथ बहुत नाइंसाफी हो रही है, yes, it can make an appeal to the tribunal within a period of 60 days from the date of communication of such an order. So that was about section number 62. नेक्स्ट सेक्शन नंबर 63 पे आ जाओ, जो बहुत सिंपल सेक्शन है, इशू ऑफ बोनस शेयर्स। सो व्हेनेवर इक्विटी शेयर्स आर गिवन टू ऑल द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स फ्री ऑफ कॉस्ट, इट इज नोन एज बोनस शेयर्स। अच्छा, बोनस शेयर्स देने के 3 सोर्सेज है, क्या आप बता सकते हो द 3 सोर्सेज ऑफ बोनस शेयर्स? Securities premium, free reserves, or the capital redemption reserve account. No issue of bonus shares shall be made by capitalizing the reserves created by revaluation of the assets. ये चीज possible नहीं है। You can issue fully paid up bonus shares to all your existing equity shareholders only from CRR, securities premium, और फ्रॉम द कंपनीज फ्री रिजर्व्स। ऑफ कोर्स अगर आपकी कंपनी को बोनस इशू करना है, इट शुड हैव द पावर इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। यहां पे ध्यान रखना, रेजोल्यूशन जो लगता है इज एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। बोनस इशू के लिए रेजोल्यूशन कौन सा लगता है? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। Along with that, the company should not have defaulted in the payment of interest or the principal amount of fixed deposits or any debt securities which the company has issued. Employees के कोई भी statutory dues है, जैसे कि प्रोविडेंट फंड है, बोनस है, एम्प्लॉयज है, उसको भी पेमेंट करने में कंपनी ने कोई भी डिफॉल्ट नहीं किया है। और अगर पार्टली पेड अप शेयर्स है, आउटस्टैंडिंग है अमाउंट, तो यू नीड टू फर्स्ट गेट इट कन्वर्टेड इनटू फुल्ली पेड अप शेयर्स, तो ही आपको मिलेंगे आपके ये बोनस शेयर्स। बोनस शेयर्स कैन नॉट बी इशूड इन लिeu ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड की जगह डिविडेंड ही ले सकता है।
डिविडेंड के बदले में आप बोनस शेयर्स इशू नहीं कर सकते हो। तो शॉर्ट एंड स्वीट सेक्शन है सेक्शन नंबर 63। वापस से बता मुझे, बोनस इशू करते वक्त रेजोल्यूशन कौन सा है? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। द रेजोल्यूशन दैट इज रिक्वायर्ड इज एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। नेक्स्ट सेक्शन नंबर 64, ये भी एक छोटा सा सेक्शन है जो बात करता है नोटिस टू बी गिवन टू द रजिस्ट्रार फॉर द अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल। सुनो ना मेरी बात, एक्चुअली इट्स अ कंप्लायंस बेस्ड सेक्शन ओनली, बट मैंने आपको प्रॉमिस किया है सब कुछ होने वाला है तो सब कुछ हम करेंगे। ये देखिए सेक्शन 64 कहता है कंपनी ने जब कभी भी अपना शेयर कैपिटल अल्टर किया है अंडर सेक्शन नंबर 61 में क्या क्या कवर होता है? 5 केसेस। क्या तुम्हें याद आया? इंक्रीजिंग द ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स, कंसोलिडेशन, सब डिविजन, कन्वर्जन ऑफ शेयर इनटू स्टॉक इनटू शेयर। अगर कंपनी ने अपना कैपिटल क्लॉज को अल्टर किया है अंडर सेक्शन नंबर 61 या तो सेक्शन नंबर 62 सबसेक्शन 4, अब भी हमने देखा कि गवर्नमेंट का ऑर्डर आया जिसके वजह से अब आपको आपके डिबेंचर्स या लोन का अमाउंट कन्वर्ट करना पड़ रहा है इनटू शेयर्स, या तो फिर अंडर सेक्शन नंबर 55। व्हाट इज 55? रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। 55 बात करता है इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो ऐसे केस में ये 3 केसेस में कंपनी को 30 दिनों के अंदर फाइल करना पड़ता है फॉर्म नंबर SH7। जैसे ये अल्ट्रेशन हुआ है, ये इंक्रीज हुआ है या ये रिडेम्पशन हुआ है ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। सुन रहे हो क्या मेरी बात? सुनो ना, एक बात मेरे को आपको बतानी है। यहां पे ना सेक्शन नंबर 61 जो बताया गया है, सेक्शन 64 में 61 का रेफरेंस है, बट ये जो 61 का रेफरेंस है दैट इज ओनली इन कॉन्टेक्स्ट टू सेक्शन नंबर 61 सबसेक्शन 1। सेक्शन नंबर 61 सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 1 was relating to increase of the authorized share capital। जबकि ये स्टाइलिस मैंने अभी पिछले हफ्ते लाया है। ये कौन सी कंपनी का? उसने चाइनीज कंपनी की बैटरी डाली है। देख कैसे होगा यार, चाइना का माल क्या है अभी, चाइनीज या क्या पता, क्या पता क्या क्या इस बंदे ने। बोलती हूँ मैं उसको। सेक्शन नंबर 61 सबसेक्शन 1 जो है ना, बस वही बात यहाँ पे कवर होती है, ठीक है। बाकी चीजों के लिए ये प्रोविजन जो है वो एप्लीकेबल नहीं है। तो आप जब आपका कैपिटल क्लॉज मतलब अल्टर कर रहे हो बाय इंक्रीजिंग द ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, या तो गवर्नमेंट के ऑर्डर के वजह से आपके डिबेंचर्स या लोन कन्वर्ट हो रहे हैं इनटू द कंपनीज शेयर्स, या तो आपके प्रेफरेंस शेयर्स हो रहे हैं रिडीम, तो ये अल्ट्रेशन, ये इंक्रीज या ये रिडेम्पशन के 30 दिनों के अंदर आपको आरओसी के पास फाइल करना होता है फॉर्म नंबर SH7। दैट इज ऑल दैट इज गिवन अंडर सेक्शन नंबर 64। 65 तो आपके सिलेबस में है नहीं, तो हम लोग डायरेक्टली जा रहे हैं टू सेक्शन नंबर 66 दैट इज टॉकिंग अबाउट रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। आ जाइए सेक्शन नंबर 66, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। वो कैपिटल को कम करना, रिडक्शन का मतलब मैं आपको बता रही हूं, वो कैपिटल को कम करना जो कंपनी बुला सकती है या कंपनी ने बुला लिया है, वो कैपिटल को कम करना जो कंपनी बुला सकती है
या कंपनी ने बुला लिया है, दैट इज नोन एज रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। अब यही जो रिडक्शन है बहुत अलग अलग तरीकों से हो सकता है। सबसे पहली बात तो whenever you are extinguishing or reducing the liability of any of the shares in respect of share capital which is not yet paid up, तो वो कैपिटल को आप कम कर रहे हो जो कंपनी बुला सकती है। देखो ना यहाँ पे फेस वैल्यू 100 रुपए है, पेड अप शेयर कैपिटल 75 है। क्या हम 25 रुपीज बुला सकते हैं? क्या हम 25 रुपीज बुला सकते हैं? अरे बोलो ना, 100 रुपीज की है फेस वैल्यू, 75 रुपीज इज पेड अप अमाउंट, तो 25 रुपीज इज दैट अमाउंट जो कंपनी बुला सकती है, जो कंपनी बुला सकती है, उसी को हमने कम कर दिया है। क्योंकि हमने फेस वैल्यू रिड्यूस कर दी है टू 90 या फेस वैल्यू रिड्यूस कर दी है टू 75। तो जहां पहले कंपनी 25 बुला सकती थी, अब अगर 90 रुपीज कर दिया है तो सिर्फ 15 रुपए बुला सकती है। और अगर आप 75 कर देते हो तब तो शेयर्स फुल्ली पेड अप शेयर्स हो जाते हैं, अब तो कंपनी कुछ नहीं बुला सकती है। तो हमने तो वो पैसा कम कर दिया है या एक्सटिंग्विश ही कर दिया है जो कंपनी बुला सकती है, जो कंपनी बुला सकती है। सेकंड और थर्ड केस में फेस वैल्यू 100 है, पेड अप भी 100 है, बट हमने क्या कर दिया है, 25-25 रुपए वापस दे दिए है। मतलब अब फेस वैल्यू 100 और जो पेड अप अमाउंट भी 100 था उसको हमने ला लिया है टू 75 रुपीज, और फेस वैल्यू को भी 75 कर दिया है। मतलब वो कैपिटल को हम कम कर रहे हैं जो कंपनी ने बुला लिया है। तीसरे वाले केस में हमने फेस वैल्यू को नहीं छेड़ा है, उसको वैसा का वैसा ही रखा है। तो कल जाके अगर कंपनी को पैसों की जरूरत है तो कंपनी वापस से वो 25 रुपए बुला सकती है। रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल मतलब वो कैपिटल को कम करना जो कंपनी बुला सकती है या कंपनी ने बुला लिया है। ये शेयर्स क्या ऑलरेडी अलॉटेड शेयर्स है, मतलब अब हम तो मेंबर्स के इंटरेस्ट से खेल रहे हैं, उनके इमोशन से खेल रहे हैं, क्रेडिटर के भी इमोशन से हम खेल रहे हैं, क्योंकि फाइनली रीपेमेंट की कैपेसिटी अगर कम होती है सबसे पहले अफेक्ट तो हमारे क्रेडिटर्स हो गए। अरे हाँ है ना। और एक तरीका है रिडक्शन के लिए जाने का, एंड दैट इज बाय राइटिंग ऑफ द लॉस्ट कैपिटल। अगर आपको लग रहा है कि कंपनी लॉसेस में है, कंपनी ने जो कैपिटल रेस किया है, सुनना माइक का डिस्टर्बेंस हो रहा है, कंपनी ने जो कैपिटल रेस किया, और स्टाइलिस की जो बैटरी है ना वो खत्म हो गई है। वो शिवराम ने जो लाया था ना स्टाइलिस, शायद से उसने ये नया स्टाइलिस खरीदा था ना, तो शॉपकीपर ने शायद से ये बैटरी दी है, लिखा है ना। अभी नहीं, मैंने निकाल दी वो बैटरी, नया लाना पड़ेगा, क्योंकि वो जो नया स्टाइलिस लाया था उसमें वो बंदे ने ही अपने को चाइनीज बैटरी दी है। अच्छी कंपनी की बैटरी लानी पड़ेगी। फटाके फूट रहे हैं ऐसे बच्चे कह रहे हैं। चेक चेक चेक। एक बार वॉइस चेक करो तो देख कैसे आवाज आ रही माइक की। बंद कर दिया। हाँ तो सुनो मेरी बात, अगर आपको लग रहा है आपका कैपिटल लॉस हुआ है, कैपिटल लॉस हुआ है, तो जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है, कुछ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आपको नजर आ रहा है, तो ये भी आप राइट ऑफ कर सकते हो बाय रिड्यूसिंग द शेयर कैपिटल। तो ये कुछ तरीके हैं आपके कैपिटल लॉस को रिड्यूस करने के लिए। दिस इज नोन एज रिडक्शन ऑफ share capital, which is different from cancellation of shares. Cancellation अलग,
जो 61 में कवर हुआ है, और रिडक्शन अलग जो सेक्शन 66 में कवर हुआ है. ऑब्वियस ही बात है जब आप रिडक्शन के लिए जाते हो, क्योंकि बहुत लोगों का इंटरेस्ट अफेक्ट होता है, प्रोसीजर भी थोड़ा सा लेंदी है. सबसे पहली बात तो यू नीड टू मेक एन एप्लीकेशन टू द ट्रिब्यूनल. बट ट्रिब्यूनल जो है ना, इतने आसानी से आपको हाँ या ना नहीं बोलेगी. ट्रिब्यूनल जो है सबसे पहली बात तो वो नोटिस देगी. ट्रिब्यूनल जो है वो देगी एक नोटिस. किन किन लोगों को ट्रिब्यूनल नोटिस देती है बोलो तो? देती है टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट ने करंटली अपना पावर जो है वो डेलीगेट किया है टू द रीजनल डायरेक्टर. साथ साथ में ट्रिब्यूनल शैल ऑल्सो गिव अ नोटिस along with the central government. The notice will also be given to the registrar of companies. Notice will also be given to SEBI if the company is a listed company, and this notice will also be given to the creditors of the company. और 3 महीनों के अंदर ये लोग अगर कोई भी ऑब्जेक्शंस है तो वो ऑब्जेक्शंस के बारे में बताएंगे. अगर कोई ऑब्जेक्शंस नहीं आते हैं तो फिर तो क्या बात है, ट्रिब्यूनल विल पास द ऑर्डर कंफर्मिंग द रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल. बट अगर ऑब्जेक्शन आया है, क्रेडिटर के साथ साइड से आया है, तो हम क्रेडिटर को कन्विंस करने की कोशिश करेंगे. क्रेडिटर अगर कन्विंस नहीं होता है, वी विल ट्राई टू गिव हिम अ सिक्योरिटी एंड देन कन्विंस हिम. उससे भी अगर कन्विंस नहीं होता है, देन वी विल पे हिम ऑफ. यस और नो गाइस? सीजी ने, आरओसी ने या सेबी ने मना किया तो ट्रिब्यूनल विल नेवर कंफर्म द एप्लीकेशन फॉर द रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल. यस और नो गाइस? श्योर? 100%. जैसे ही रिडक्शन होता है आपको आपके नाम के आगे एंड रिड्यूस्ड 2 सालों तक लिखना होता है, सो दैट इवन एवरीवन फ्रॉम द पब्लिक एट लार्ज अंडरस्टैंड्स कि ये पोजीशन कंपनी की जैसे पहले थी वैसी नहीं है. दिस हैपेंड ओनली आफ्टर द कंपनी वेंट फॉर अ रिडक्शन. और आज के लिए एक आखिरी सेक्शन हमारा होगा विच इज सेक्शन नंबर 67. ये पीपीटी नहीं है क्या आप लोगों के पास? ये नहीं होगी, मेन बुक में नहीं होगा. ये नहीं दिया है क्या? एक स्क्रीनशॉट ले लो ना फिर इसका प्लीज, मैं फुल स्क्रीन कर लेती हूँ. ये आप स्क्रीनशॉट ले लो और होमवर्क की तरह लिख लेना इसको. क्या वर्चुअल स्टूडेंट्स, आप लोग भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो. एक लास्ट सेक्शन है आज के लिए, बस 5 मिनट मेरे को देना. नोटबुक में लिखा है था, रितिका बोल रही है, अनामिका भी कह रही है लिखा था. धानी भी कह रही लिखा हुआ है. ठीक है, होगा फिर लिखा हुआ. ठीक है ठीक है, अभी तो मैंने स्क्रीनशॉट के लिए दे दिया ना परमिशन. सेक्शन नंबर 67 पे आ जाइए प्लीज. 67 पे restriction on the purchase by the company or giving of loans by it for the purchase of its shares. And this section is really very important. Latest January 2021 में इसके ऊपर इंस्टीट्यूट ने सवाल पूछा भी था. सबसे पहली बात तो ये सेक्शन जो है उसकी शुरुआत होती है कहते हुए that नो कंपनी मतलब चाहे आपकी कंपनी प्राइवेट कंपनी है या चाहे आपकी कंपनी है एक पब्लिक कंपनी, नो कंपनी विच इज लिमिटेड बाय शेयर्स हैज द पावर टू बाय इट्स ओन शेयर्स until and unless
it has followed all the procedures relating to the reduction of share capital. तो पहली बात तो ये सेक्शन कहता है कोई भी कंपनी, चाहे आपकी कंपनी प्राइवेट कंपनी है या चाहे आपकी पब्लिक कंपनी है, तो ऑल कैटेगरीज की कंपनीज के लिए हमने पहली बात तो लिख दिया है सेक्शन नंबर 67 सबसेक्शन 1 में कि यू कैन नॉट get the power to buy your own shares. Okay, but now आगे अगर आप देखते हो सेक्शन नंबर 67 में सबसेक्शन 2 में देखो, पहली बात तो जब सेक्शन नंबर 67 सबसेक्शन 1 है ना, वो सिर्फ लिमिटेड चीजों के लिए है. वो कह रहा है नो कंपनी whether private or public will have the power to buy its own shares, to buy its own shares, to buy its own shares. उतना ही है उसका स्कोप. अपने खुद के शेयर्स कंपनी नहीं खरीद सकती. बट आगे जब आप देखते हो सेक्शन नंबर 67 सबसेक्शन 2, तो आगे का प्रोविजन कहता है नो पब्लिक कंपनी शैल गिव डायरेक्टली और इनडायरेक्टली by loan, by guarantee or security or financial assistance for the purchase of the shares in the company or its holding company. तो पहली बात तो जो 67 subsection 1 था, that was applicable to private and public companies, जहां पे कंपनी अपने शेयर्स खुद खरीदने के लिए मना की गई है. 62 सबसेक्शन 2 कह रहा है पब्लिक कंपनी फाइनेंशियल असिस्टेंस भी नहीं दे सकती है. पब्लिक कंपनी तो फाइनेंशियल असिस्टेंस भी नहीं दे सकती है. मतलब दोनों चीजों को पढ़ने के बाद आपको क्या लगता है, प्राइवेट कंपनी क्या किसी को फाइनेंशियल असिस्टेंस दे सकती है अपने खुद के शेयर्स या होल्डिंग कंपनी के शेयर्स खरीदने के लिए? अरे हाँ या ना, बोलो ना, पक्का 100%. और वैसे भी तो आप बोलोगे मैम तो फिर उस केस में क्या पब्लिक कंपनी होल्डिंग कंपनी के शेयर्स खरीद सकती है? तो अब देखो, आपने चैप्टर नंबर 2 में एक सेक्शन पढ़ा था कि कोई भी सब्सिडरी कंपनी जो है होल्डिंग कंपनी के शेयर्स नहीं खरीद सकती है. कुछ याद है आपको? पक्का सेक्शन नंबर 19 जो कहता था दैट एनी कंपनी वेदर प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी इट कैन नॉट परचेज द शेयर्स ऑफ इट्स होल्डिंग कंपनी. बट प्राइवेट कंपनी किसी को फाइनेंशियल असिस्टेंस दे सकती है अपने खुद के शेयर्स खरीदने के लिए या उसके होल्डिंग कंपनी के शेयर्स को खरीदने के लिए. वापस से सेक्शन नंबर 67 सबसेक्शन 1 ये कह रहा था कि कोई भी कंपनी वेदर प्राइवेट और पब्लिक कैन नॉट बाय इट्स ओन शेयर्स. 67 सबसेक्शन 2 कहता है पब्लिक कंपनी फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं दे सकती है अपने खुद के शेयर्स या अपने होल्डिंग कंपनी के शेयर्स को खरीदने के लिए. मतलब प्राइवेट कंपनी कैन गिव, क्योंकि जो कंपनी पब्लिक नहीं है वो प्राइवेट है, क्योंकि जो कंपनी प्राइवेट नहीं है वही पब्लिक है. ऐसा ही है ना. तो अब ऐसे केस में हमने कह दिया पब्लिक कंपनी आप ये नहीं कर सकते हो. मतलब प्राइवेट कंपनी अगर चाहे फाइनेंशियल असिस्टेंस देकर अपने खुद के शेयर्स या अपने होल्डिंग कंपनी के शेयर्स खरीद सकती है. आगे सेक्शन नंबर 67 सबसेक्शन 3 कुछ एक्सेप्शंस के बारे में बात कर रहा है और ये कहता है however certain exceptions are there where your company can give financial assistance. तो सेक्शन 67 सबसेक्शन 2 के भी एक्सेप्शंस हैं और ये एक्सेप्शन सबसेक्शन 3 में दिए गए. वेयर यू कैन गिव फाइनेंशियल असिस्टेंस, वेयर यू कैन गिव फाइनेंशियल, वेयर यू कैन गिव. अभी भी आप डायरेक्टली तो अपने खुद के शेयर्स नहीं खरीद सकते हो क्योंकि वो 67 सबसेक्शन 1 में कवर हो रहा था.
ये जो एक्सेप्शन है वो फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए है। तो मतलब पब्लिक कंपनी भी कुछ एक्सेप्शनल केसेस में फाइनेंशियल असिस्टेंस दे सकती है। अरे हाँ है ना। कौन से है वो एक्सेप्शंस? वन, आपकी कंपनी है एक बैंकिंग कंपनी और ये बैंकिंग कंपनी ऑर्डिनरी कोर्स में लेंडिंग ही करती है। अरे हाँ या ना। तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में उसने किसी को पैसे लेंड किए और पैसे लेंड करने के बाद वो बंदे ने कंपनी के शेयर्स खरीदे, तो ये चीज अलाउड है, ये चीज अलाउड इवन इफ इट्स अ पब्लिक कंपनी, दिस फाइनेंशियल असिस्टेंस इज अलाउड। नेक्स्ट, और एक एक्सेप्शन, आपकी कंपनी ने पैसे लेंड किए हैं इन अकॉर्डेंस ऑफ अ स्कीम और ये स्कीम अप्रूव हुई है बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन और ये स्कीम के द्वारा हम क्या कर रहे हैं, ये स्कीम के द्वारा हम फुल्ली पेड अप शेयर्स या तो कंपनी के या तो उसके होल्डिंग कंपनी के सब्सक्राइब करने के लिए एलिजिबल करवा रहे हैं टू द बेनिफिट ऑफ द एम्प्लॉइज थ्रू अ ट्रस्टी, थ्रू अ ट्रस्टी। गेटिंग दिस और नो माय डियर फ्रेंड्स? तो ऐसे केस में ये चीज अलाउड है। तो जैसे कि आपने एक ईसॉप का ट्रस्ट क्रिएट किया है और कंपनी ट्रस्टी को पैसे दे रही है और ये ईसॉप का जो ट्रस्टी है वो मार्केट से थोड़े शेयर्स खरीद के रख रहा है और ये जो शेयर्स खरीद के रखे जा रहे हैं इवेंचुअली वो दिए जाएंगे एज ईसॉप्स टू द एम्प्लॉइज। हुआ क्या है यहाँ पे, कंपनी ने ही ट्रस्टी को पैसे दिए हैं कंपनी के ही शेयर्स खरीदने के लिए, बट ये चीज हमने करी है अलाउ। इफ अ स्पेशल रेजोल्यूशन वाज पास्ड for this scheme, shares should be fully paid up shares either of the company or of the holding company. Yes or no guys? And this scheme should be for the benefit of the employees. ट्रस्टी ने अगर ये शेयर्स होल्ड भी करके रखे हैं अपने लिए नहीं, हाँ ये अभी तक मैं वही पॉइंट पढ़ा रही हूँ कि अपने लिए होल्ड नहीं किए ट्रस्टी ने शेयर्स, इट इज फॉर इवेंचुअली द बेनिफिट ऑफ द एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी। तो ये फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया हुआ चलेगा। एंड लास्टली जिसके ऊपर इंस्टीट्यूट बहुत बार सवाल पूछते हैं, आपने आपके एम्प्लॉय को जब मैं एम्प्लॉय कहती हूं ही कैन नॉट बी अ डायरेक्टर और ही कैन नॉट बी अ की मैनेजर पर्सन। की मैनेजर पर्सन मतलब सीईओ, सीएफओ, मैनेजर, इनकी बात नहीं कर रही हूं मैं, बात कर रही हूं आपने दिया है लोन टू योर एम्प्लॉय एंड दिस लोन का अमाउंट इज नॉट एक्सीडिंग सैलरी ऑफ 6 months और ये लोन आपने एम्प्लॉय को क्यों दिया है? कंपनी के ही फुल्ली पेड अप शेयर्स या कंपनी के होल्डिंग कंपनी के फुल्ली पेड अप शेयर्स को खरीदने के लिए। उस केस में आप एग्जेम्पशन में आ जाते हो और ये चीज अलाउड है, इट्स नॉट रिस्ट्रिक्टेड। इसलिए सेक्शन का अगर आप नाम भी देखोगे, सेक्शन का नाम है रिस्ट्रिक्शन ऑन द परचेस ऑफ शेयर्स और गिविंग लोन्स फॉर द परचेस ऑफ इट्स शेयर्स। प्रोहिबिशन नहीं लिखा है, रिस्ट्रिक्शन लिखा है। मतलब कुछ केसेस में आप ये चीज कर सकते हो, टर्म्स एंड कंडीशंस को कंप्लाई करना पड़ेगा। देयर इज नॉट अ बैन, देयर इज नॉट अ प्रोहिबिशन, फॉरबिडन नहीं हो आप रिस्ट्रिक्टेड हो। मतलब ये चीज कर सकते हो यार, कुछ एक्सेप्शन केसेस में टर्म्स एंड कंडीशंस को कंप्लाई करके ये भी चीज पॉसिबल है। नाम भी इसलिए केयरफुली देखो, लॉ मेकर्स ने लिखा है रिस्ट्रिक्शन on the purchase by the company by giving of loans, है ना, for the purchase of its shares. This section is really very important section. No company, private या public, अपने खुद के शेयर्स तो खरीद ही नहीं सकती। अगर करना है तो रिडक्शन का सब कुछ इज्जत से फॉलो करो, ट्रिब्यूनल के पास जाओ, ट्रिब्यूनल सीजी, सेबी, आरओसी, क्रेडिटर सबके पास जाएगा, एसआर पास होगा, सब कुछ इज्जत से फॉलो करके विद इन द लिमिट्स रहो। ओके, अगला पॉइंट कहता है पब्लिक कंपनी तो फाइनेंशियल असिस्टेंस भी नहीं दे सकती है खुद के शेयर्स या होल्डिंग कंपनी के शेयर्स खरीदने के लिए। अरे हाँ है ना, बट
आगे दिए गए हैं कुछ एक्सेप्शंस। एक तो है बैंकिंग कंपनी, दूसरा है आपने स्कीम अप्रूव करवा ली है और ट्रस्टी जो है शेयर्स खरीद रहा है फॉर द बेनिफिट ऑफ द एम्प्लॉइज, एंड लास्टली आपने आपके एम्प्लॉय को, एम्प्लॉय मतलब अदर देन डायरेक्टर एंड की मैनेजर पर्सन, लोन दिया है जो उसके 6 महीने की सैलरी के विदिन में है, टू परचेज द फुल्ली पेड अप शेयर्स ईदर ऑफ द कंपनी और इट्स होल्डिंग कंपनी, तब ये चीज रहेगी अलाउड। यस और नो गाइज? सो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन नंबर 67। अब देखो मैं आपको कुछ बताना चाहती हूं। एक्चुअली टुमारो इज द रिजल्ट ऑफ सीए फाउंडेशन। तो वैसे तो मैंने सोचा था कि कल हम चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, एमसीक्यूज वगैरह ले लेंगे, बट आई डोंट थिंक सो दैट विल बी पॉसिबल बिकॉज टुमारो आई विल हैव टू बी विथ माई फाउंडेशन किड्स। सो इंस्टेड ऑफ डे आफ्टर टुमारो मैं कल क्या करूंगी, वो जो प्री रिकॉर्डेड लेक्चर मैंने आपको बताया था रिलेटिंग टू चैप्टर नंबर 5 एंड 6, वो रिवीजन लेक्चर आप लोग देख लेना। अबाउट सैटरडे जो हमारा त्रिशूल का व्हाट्सएप का ग्रुप है, सैटरडे के दिन मैं आपको अपडेट कर लूंगी वेदर सैटरडे के दिन त्रिशूल की बैच होगी या नहीं होगी, ठीक है। अदरवाइज देखो अगर सैटरडे होती है वी आर मीटिंग ऑन सैटरडे, अदरवाइज वी विल डायरेक्टली मीट ऑन मंडे। मंडे बहुत सारी चीजें लाइंड अप है। पहली बात तो ये सारे सेक्शंस है ना 68, 69, 70 जो बायबैक से रिलेटेड है वो सब कुछ होगा। मंडे के दिन मैं एमसीक्यूज भी करना चाहती हूँ चैप्टर नंबर 4 के, ताकि ट्यूसडे के दिन हम लोग डिबेंचर्स कर ले और साथ साथ में हम लोग टेस्ट भी ले ले ट्यूसडे के दिन, क्योंकि सब कुछ एक साथ नहीं होगा कि आप मैम 68, 69, 70, 71 भी रिवाइज कर लो, आप एमसीक्यूज भी कर लो, आप काउट का टेस्ट भी ले लो। अननेसेसरली वी आर जस्ट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द क्वालिटी, दैट आई डोंट वांट टू डू। एक दिन ज्यादा हो जाएगा तो चलेगा, बट वी विल डू इट एकदम अच्छे से एंड वेरी थॉरली। आज भी आपने देखा बहुत अच्छे से, मतलब मैं रिविजन का भी रिविजन ले रही हूं। सो इट इज ओके बिकॉज आई नो वो 10-15 मिनट भले ही वो सुपर क्विक रिविजन में जाएंगे, बट इट एक्चुअली बूस्ट योर मॉरल विच इज इंपॉर्टेंट एट दिस स्टेज ऑफ योर लाइफ। क्योंकि आपको भी लगना चाहिए कि जो मैं कर रहा हूं दिन भर वो मुझे याद आ रहा है। अदरवाइज इफ यू स्टार्ट गेटिंग दैट फीलिंग ना, अरे कुछ भी याद नहीं आ रहा है, मैं सब कुछ भूल रहा हूं, ऑटोमेटिकली इट डीमोटिवेट्स यू ऑल फ्रॉम विद इन, और ये डीमोटिवेशन सबसे ज्यादा बच्चों को खाता है। तो क्या सोचा था 15 दिन के बदले 18 दिन लग जाएंगे, चलेगा, बट दैट्स ओके, लेट इट हैपन इन अ वेरी सिस्टमैटिक मैनर। कुछ आपका 1.5 घंटे का लेक्चर होगा, आप कोशिश कीजिए कल देखने के लिए, अगर नहीं तो संडे तो आपको स्पेयर है ही। मेक इट श्योर बाय संडे आपका चैप्टर 5 और 6 तो कंप्लीट हो ही जा रहा है, क्योंकि अगर फिर मंडे ट्यूसडे ना चैप्टर 5 और 6 का भी एमसीक्यू मुझे करना होगा, क्योंकि एवरी 2 चैप्टर के बाद एमसीक्यू और टेस्ट है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? सो मेनी थिंग्स आर लाइंड अप। चैप्टर 3, 4 का कहूट, 5, 6 का कहूट, उसके बाद एमसीक्यूज ऑफ चैप्टर नंबर 4, 5, 6, एंड वी आर ऑल्सो हैविंग वन जूम सेशन फॉर ऑल द डाउट सॉल्विंग एंड एवरीथिंग। तो कमिंग वीक many things are lined up, so that is why if tomorrow I am giving an off, I'll make it sure that tomorrow by 10 o'clock in the morning I am getting the lecture uploaded. Make it sure you all are watching it tomorrow itself. If not tomorrow, Sunday तक latest। सिर्फ देखना नहीं है, जब आपको पता है चैप्टर हो जाता है आपको 1-to-1 रीडिंग भी कंप्लीट करना होगा। समझ रहे हो आप? पक्का बोलो मम्मा प्रॉमिस हम करेंगे सब कुछ। वेरी गुड, मम्मी कसम खाइए, देख लेना। चलो, सो थैंक यू सो मच। टुमारो इज एन ऑफ, आई विल बी अपलोडिंग अ लेक्चर। त्रिशूल का जो व्हाट्सएप का ग्रुप है उसमें मैं डिटेल्स दूंगी रिलेटिंग टू सैटरडेज बैच। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय। बाय बाय वर्चुअल स्टूडेंट्स, बाय बाय रोहित, शिवानी, प्रिया, हर्षिता, हेता, आशुतोष, यश, संजू, कुछ लड़के हैं, सुमित, गुड, जाइना, वेरी गुड, बाय बाय।